हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 6। आज की क्लास में आपको कराऊंगी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपका जो है 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और आपको सभी को ये पता है कि जो मैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज आपको करा रही हूँ, जो प्रैक्टिस सेट में आपको करा रही हूँ, वो है आपकी जेके जीएस की, जो कि आपके आल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे क्या सपोज दैट मान लीजिए आप टेट, सुपर टेट, या फिर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, रेलवे, ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो उसमें आपकी जो है ये हेल्प करेगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो मोटिवेशन थॉट है, मॉर्निंग में मोटिवेशन थॉट के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सांवली लड़कियां और बेरोजगार लड़के ही जानते हैं कि ये दुनिया कितनी बेरहम है। ठीक है, तो आपको क्या है, अगर आप सांवले हैं या फिर आप बेरोजगार हैं, तो आपको क्या करना है, केवल आपको मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, ताकि आपकी कल क्या हो, आपकी ये समाज में आपकी इज्जत हो। ठीक है, और एक मोटिवेशन थॉट और मैं लूँगी, जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं तब तक कुछ भी संभव है। ठीक है, जब तक क्या है, हमारी सांसें चल रही हैं तब तक हम कुछ भी कर सकते हैं, अन्यथा उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन थॉट के साथ हम लोग चलते हैं, और हमारा जो है क्वेश्चन आपका 15 कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो बताइए फ्रेंड्स, किस अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया था, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा। पहला ऑप्शन कह रहा है 1793 ईस्वी में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 1813 ईस्वी में, सी ऑप्शन कह रहा है 1833 ईस्वी में, 33 ईस्वी चार्टर अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, 1813 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी तथा चीन व चाय के साथ, ठीक है, चीन व चाय के साथ व्यापार पर कंपनी का अधिकार बने रहना दिया गया। व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, व्यापार के एकाधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था। तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स 1813 ईस्वी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, यह आपका है ऑप्शन नंबर बी, आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलें। आई होप आप सभी को जो है क्वेश्चन नंबर 16 अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तथा चीन ने क्या किया था, चाय के साथ व्यापार पर कंपनी का अधिकार बने रहने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 17 की हम लोग यहाँ बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, महासंघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था। पहला ऑप्शन कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1893 में, सेकंड ऑप्शन कह रहा है मार्ले मिंटो सुधार में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो आपका करेक्ट होगा। महासंघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था। तो कब प्रस्तावित किया गया था, आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए, तब तक मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाती हूँ। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि महासंघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। तो किसने प्रस्तावित किया था, तो देखिए जो महासंघ का विचार है वो सबसे पहले सर्वप्रथम मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने कब किया था, जो रिपोर्ट है 1928 में प्रस्तावित किया था। ठीक है, जो आपको 1928 और जो है मोतीलाल नेहरू आपको किसी भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ई वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ई वाला उपयुक्त में से कोई नहीं। परंतु क्या होता है, इसे मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार भी कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया सभी को। तो महासंघ का जो विचार था वो सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, मोतीलाल नेहरू ने, जिस रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तो कब की थी, 1928 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन क्या होता है, मुस्लिम लीग के द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। तो बताइए 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो क्या था। तो पहला ऑप्शन कह रहा है श्वेत पत्र, सेकंड ऑप्शन कह रहा है विनिमय अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट, तीसरा कह रहा है अध्यादेश, चौथा कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग बताइए कौन सा करेक्ट रहेगा। 1784 ईस्वी का
पिक्ट्स इंडिया एक्ट क्या था? तो देखिए फ्रेंड्स, जो 1784 ईस्वी का जो पिक्ट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसके माध्यम से कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई थी। किस बोर्ड की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स? राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई थी और द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था। 1784 में द्वैध शासन का भी प्रारंभ हुआ था और द्वैध शासन पद्धति का जो जनक है वो किसे माना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। द्वैध शासन पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो लियोपोल्ड को माना जाता है। भारत में सबसे पहले द्वैध शासन वर्ष 1965 में बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लगाया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स किसके द्वारा लगाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था 1765 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले जो है द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1765 ईस्वी में बंगाल में चालू की गई थी। और किसके द्वारा फ्रेंड्स? ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ओके, तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? तो विनिमय अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी वाला आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? ध्यान से सभी लोग देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आ गया आप सभी सामने। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक का वास्तुकार कौन था? पहला ऑप्शन कह रहा है सर एडवर्ड लुटियन, सेकंड ऑप्शन कह रहा है हर्बर्ट, थर्ड ऑप्शन कह रहा है रॉबर्ट टेस्ला, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 में इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? डी ई ऑप्शन जो है आपको सभी में सेम देखने को मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली में जो केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी क्लॉक का वास्तुकार कौन था? तो उसके जो वास्तुकार थे वो थे फ्रेंड्स सर एडवर्ड लुटियंस थे, जो कि एक ब्रिटिश वास्तुकार थे। और इन्होंने दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी दक्षिणी ब्लॉक के डिजाइन के साथ साथ इंडिया गेट, वायसराय हाउस और राष्ट्रपति भवन का डिजाइन भी किया था। ठीक है, तो सभी को कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? आंसर जो है आपका इसमें फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? तो सभी लोग क्वेश्चन आंसर ध्यान से पढ़िएगा। अगर कहीं भी किसी को कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लिया करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैलाश पर्वत से निकलती है? तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सी नदी है जो कैलाश पर्वत से निकलती है? पहला ऑप्शन कह रहा है सिंधु नदी, सेकंड कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कर्णवाली नदी, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो कैलाश पर्वत से निकलती है? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, कैलाश पर्वत यानी कि जो कैलाश पर्वत जो कि हिमालय में है, कैलाश पर्वत हिमालय के सबसे उत्तरी क्षेत्र के पश्चिमी तिब्बती पठार में स्थित है। कैलाश पर्वत से 4 नदियां निकलती। कौन कौन सी नदियां निकलती है फ्रेंड्स? तो सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, कर्णवाली और सतलज। ठीक है, ये 4 नदियां जो हैं फ्रेंड्स, ये चारों नदियां कहाँ से निकलती हैं? ये सभी कैलाश पर्वत के हिमालय के सबसे ऊपरी क्षेत्र यानी कि पश्चिमी तिब्बती पठार में स्थित है और वहां से 4 नदियां निकलती हैं। कैलाश से मैंने आपको कौन कौन सी नदी का नाम बताया, याद रखिएगा। 3 नदी इसमें दी गई है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कर्णवाली और इसके अलावा जो सतलज नदी है। ये चारों नदियां कहाँ से निकलती हैं? आपकी कैलाश पर्वत से निकलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा और आप सभी के एग्जाम में अगर पूछ लिया जाएगा तो आई होप आप सभी लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आपका जो है डी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सभी लोग। कैलाश पर्वत से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कर्णवाली और सतलज नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, याद करते हुए चलिए साथ ही साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त यानी कि फ्रेंड्स गर्म स्थान कौन सा है? तो बताइए पृथ्वी पे सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन कह रहा है डेथ वैली कैलिफोर्निया, सेकंड ऑप्शन कह रहा है अल अजीजिया लीबिया, सी ऑप्शन कह रहा है जाकोबाबाद पाकिस्तान, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा? जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है आप लोगों का आंसर जो है कमेंट करके बताया करिए, जिसको पहले से आंसर पता है। और मैं एक बात हमेशा आपसे कहती हूँ कि जितना भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराती हूँ क्लास में, जैसा कि कभी कभी 15 क्वेश्चन होता है, कभी 30 क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी कभी 35 क्वेश्चन हो जाते हैं किसी क्लास में, तो क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पहले से आपको लर्न थे, कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से आते थे।
तो आप लोग कमेंट करके बताया करिए, ठीक है। और आप क्लास चाहे जब भी देख रहे हैं तभी आप लोग अपना आंसर बताया करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पहले से पता है और मैं यहाँ इस स्टेट से ये आपकी वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व में सबसे अधिक तापमान 1922 में अल अजीजिया, ठीक है, अल अजीजिया में कितना था, 57 से 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो अब पृथ्वी पर दर्ज सबसे अधिक तापमान माना जाता है, ठीक है। कितना फ्रेंड्स, 57 से 58 डिग्री सेल्सियस जो है उस टाइम पे दर्ज किया गया था, जो सबसे अधिक माना जाता है। अगर हम बात करें सितंबर 2012 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार विश्व में सबसे अधिक गर्म तापमान जो है वो 1913 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित ग्रीनलैंड रेड रेंच की डेथ वैली में कितना था, 56 से 57 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, ठीक है। तो इसमें आपका जो है आंसर हो जाएगा बी वाला, अल अजीजिया लीबिया, ठीक है। अल अजीजिया लीबिया जो कि फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया है, ये कहाँ पर है, ये जो उसको मैंने आपको बताया है, ये अल अजीजिया ये जो कि है ये आपका रिकॉर्ड किया गया है विश्व में सबसे अधिक तापमान वाला 1922 में, ठीक है। कहाँ पर, अल अजीजिया में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, कितना किया गया था, 57 से 58 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। कंफर्म हुआ तो आंसर आपका जो है सेकंड वाला आंसर जो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए फ्रेंड्स, मैं इसलिए आपको क्वेश्चन के आंसर एक दो बार रिपीट करा दूँ ताकि आपको साथ ही साथ याद होता चले। अगर आप बाद में इसका रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आपने 2 बार इस क्लास को सुन लिया है तो आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से इसका आंसर दे सकेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है कोई भी खनिज जो है वो निक्षेप नहीं है, नहीं की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है स्विट्जरलैंड, सेकंड ऑप्शन कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन कह रहा है नॉर्वे, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें आपका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इन सभी में से किस देश में कोई खनिज निक्षेप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका आंसर बताइए, जिसको इसका आंसर पहले पता है। तो देखिए फ्रेंड, जो स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर स्विट्जरलैंड जो है फ्रेंड्स एक ऐसा देश है जहां पर अधिक जंगल, पर्वत, झील आदि पाए जाते हैं, जो कि खनिज संसाधन के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। किसके लिए, खनिज संसाधन के लिए उपयुक्त नहीं है। यह एक ऐसा देश है जहां पर अधिक जंगल पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं, झील पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है फ्रेंड्स, ऐसा देश जो है स्विट्जरलैंड जो है वो खनिज संसाधन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। तो इसमें आपको जो है स्विट्जरलैंड जो है आपको फर्स्ट ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर बात किया जाए कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर जंगल, पर्वत, झील आदि पाए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या है फ्रेंड्स हो जाएगा स्विट्जरलैंड, वहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जंगल, पर्वत, झील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए फ्रेंड्स आ गया है, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है आपकी जो है ये आपका बायो से क्वेश्चन आ गया है। शैवालों तथा काई से बात हो रही है, काई से बने होते हैं ऐसे कौन से वन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है टेंगा वन, सेकंड ऑप्शन कह रहा है टुंड्रा वन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है समशीतोष्ण वन, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किस प्रकार के वन जो है वो मुख्यतः हमेशा शैवाल तथा काई से बने होते हैं। तो कौन है फ्रेंड्स जो काई वगैरह से बने होते हैं, कौन सा ऐसा वन है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। क्या आप सभी में से किसी को इसका आंसर पहले से पता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो टुंड्रा वन शैवालों व काई से जो बने होते हैं, यह वन जो है यह एक बायोम होता है, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड्स, यह एक प्रकार का बायोम होता है। टुंड्रा शब्द यानी कि फिनिश भाषा से लिया गया है। कहाँ से आया है फ्रेंड्स, जो टुंड्रा शब्द है ये फिनिश भाषा से आया है। टुंड्रा प्रदेशों के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है आर्कटिक टुंड्रा, दूसरा होता है अल्पाइन टुंड्रा, तीसरा होता है अंटार्कटिक टुंड्रा, ठीक है। इसमें आपका जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, टुंड्रा वन, ठीक है। टुंड्रा वन वाले जो होते हैं फ्रेंड्स ये शैवालों व काई से बने होते हैं, ठीक है। और यह वन को क्या कहा जाता है, एक वायोम कहा जाता है, याद रखिएगा। टुंड्रा वन जो होता है इसको क्या कहा जाता है, इसे वायोम कहा जाता है। टुंड्रा शब्द जो है फ्रेंड्स ये फिनिश भाषा से आया है। और टुंड्रा प्रदेश के जो होते हैं फ्रेंड्स 3 प्रकार होते हैं, आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा और अंटार्कटिका, ठीक है।
याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है तीसरा वाला ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, टुंड्रा वन। कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? ज्वारीय वन, ठीक है फ्रेंड्स, ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? जिसको पता है आप लोग कमेंट फटाफट से कहिए, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सदाबहार वन, सेकंड ऑप्शन कह रहा है मानसूनी वन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है मैंग्रोव वन, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? ठीक है, ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? तो बताइए आप में से पहले से इसका आंसर किसे पता है? ज्वारीय वन किसे कहते हैं? देखिए उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को वृक्षों और झाड़ियों के ऐसे समूह जिनमें लवणीय जल को सहने की अधिक क्षमता होती है उसे मैंग्रोव वन कहते हैं, ठीक है। ज्वारीय वन किसे कहते हैं पहले मैंने आपको बता दिया। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले वृक्ष होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, और वृक्ष झाड़ियों को जो ऐसा समूह हो जिनमें क्या हो, जिनमें लवणीय जल को सहने की, ठीक है, लवणीय जल फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे हैं जो क्षारीय जल होता है, ठीक है, लवणीय जल को सहने की अधिक क्षमता होती है उसे मैंग्रोव वन कहते हैं। और ये पौधे जो हैं एक्चुअरी डेल्टा खाड़ी या द्वीपों पर पाए जाते हैं, ठीक है, और इन्हें ही क्या कहते हैं? ज्वारीय वन भी कहते हैं। कंफर्म हो गया, सबको समझ में आ गया ज्वारीय वन किसे कहते हैं, और उसे ही मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। तो मैंग्रोव वन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ये आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी को जो है ज्वारीय वन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ज्वारीय वन किसे कहते हैं समझ में आ गया सभी को? एक बार आप लोग अपना अपना कमेंट करके बताइए, सभी को समझ में आ गया ना ज्वारीय वन किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों के विस्तार का क्या प्रतिशत है? वनों के विस्तार का प्रतिशत यहाँ पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या पूछ रहा है? वनों के विस्तार का प्रतिशत पूछ रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है 7%, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 12%, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 17%, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, बताइए जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है कौन सा इसका आंसर जो है वो करेक्ट होगा। पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार का क्या प्रतिशत है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें पृथ्वी की तो पृथ्वी के 7% भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार है, जहां तापमान और आर्द्रता सालों भर उच्च होती है, ठीक है। सालों भर कैसी होती? उच्च होती है, तथा औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और इनमें ब्राजील का सेल्वास प्रसिद्ध वन क्षेत्र है, ठीक है। इसका क्या है? ब्राजील क्षेत्र वन जो है उसका जो है सेल्वास प्रसिद्ध वन क्षेत्र कहा जाता है। इसमें आपका जो 7% है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के भूखंड पर जो उष्णकटिबंधीय वनों का जो विस्तार है वो कितना है? 7% है। कंफर्म हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। आई होप आप सभी को जो है क्लास अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहे होंगे जितने क्वेश्चन आंसर मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे देखिए 26, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए फ्रेंड्स, दिया गया है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है? एक फ्रेंड्स मैंने आपको क्लास प्रोवाइड की है बिहार स्पेशल, उसमें आप लोग फ्रेंड्स देखेंगे ना, उसमें बिहार से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है, ठीक है। तो उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा। इसका देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है उत्तर पूर्व, सेकंड ऑप्शन कह रहा है उत्तर पश्चिम, थर्ड ऑप्शन कह रहा है दक्षिण पूर्व, ठीक है फ्रेंड्स। क्या कह रहा है? दक्षिण पूर्व। याद रखिएगा, ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व हो गया। और आपका जो है डी ई ऑप्शन ऊपर देख लीजिए सेम रहेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे अगर कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार जो है, बिहार लगभग 94.2 हजार वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र के साथ गंगा नदी से 2 भागों में विभाजित है, ठीक है फ्रेंड्स। किससे विभाजित है? गंगा नदी के 2 भागों में विभाजित है। उत्तर बिहार जो है फ्रेंड्स वो 53.3 हजार वर्ग किलोमीटर के
क्षेत्र के साथ, और दक्षिण बिहार जो है वो 40.9 हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। ठीक है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि मिट्टी के लक्षण, वर्णन, वर्षा, तापमान और भूभाग के आधार पर बिहार में 4 मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र की पहचान की गई है, जिसको फ्रेंड्स डिवाइड किया गया जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ। ठीक है, इस प्रकार से उसको डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें जोन फर्स्ट में कौन कौन से आते हैं, तो जोन फर्स्ट में उत्तर जलोढ़ मैदान आता है। जोन सेकंड ए में जो है वहाँ पे आपके उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान आते हैं। जोन थर्ड में ए दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान आते हैं, और जोन थर्ड में बी में जो है दक्षिण पश्चिमी जलोढ़ मैदान आते हैं। और इनमें से उत्तर पश्चिम जो है, ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर पश्चिम जो आपका बी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, इनमें से जो उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में सबसे अधिक जिले यानी कि 13 जिले हैं। कौन कौन से 13 जिले हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, पहला है बेगूसराय, दूसरा जिला है पूर्वी चंपारण, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर दरभंगा, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, वैशाली। ये सभी क्या हैं, 13 जिले हैं जो कि उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, जो आपका उत्तर पश्चिम जो फ्रेंड्स इसमें 13 जिले आते हैं। ठीक है, सबसे अधिक जिले यहाँ पूछा गया तो क्या है, उत्तर पश्चिम है। कौन कौन से 13 जिले आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, सबसे अधिक जिले वाले संख्या, तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन आपका है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम। ओके, कंफर्म हुआ सभी को कौन कौन से जिले, मैंने आपको 13 जिले ही बता दिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सभी लोग देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा हो गया पीडीएफ। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्न में से किसको भारत की श्रिम्पा राजधानी कहा जाता है। बताइए श्रिम्पा राजधानी किसे कहा जाता है, कौन सा आंसर इसमें करेक्ट रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि मैंगलूर को कहा जाता है, सेकंड कह रहा है नागमपट्टनम को कहा जाता है, नागपट्टनम को कहा जाता है, सी ऑप्शन कह रहा है कोच्चि, डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है, कौन सा आंसर इसमें करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो नेल्लूर शहर है, नेल्लूर शहर यानी कि आंध्र प्रदेश में पेन्ना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेल्लूर शहर जो है वो आंध्र प्रदेश में पेन्ना नदी के किनारे स्थित है, जिसे श्रिम्प यानी कि झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, झींगा मछली की राजधानी किसे कहा जाता है, तो नेल्लूर शहर यानी कि आंध्र प्रदेश में पेन्ना नदी के किनारे झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है, श्रिम्पा की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, श्रिम्पा यानी कि क्या होता है, झींगा मछली, क्योंकि इसका उत्पादन यहाँ सबसे अधिक होता है और मत्स्य यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। रोटियों की ईद यहाँ का प्रमुख त्यौहार है और कृष्णापत्तनम बंदरगाह यहाँ स्थित है। यहीं पुलकित झील भी है तथा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो वो है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या है आपका, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ई वाला ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ई वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 75.5 डिग्री ई रेखांश, सेकंड कह रहा है 82.5 डिग्री ई रेखांश, थर्ड कह रहा है 90.5 डिग्री ई रेखांश, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका आंसर बताइए कौन सा करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भारत का मानक समय यानी कि इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री सेंटीग्रेड पूर्वी देशांतर रेखा जो है 82.5 डिग्री सेंटीग्रेड रेखांश को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, ग्रीनविच समय से कितना घंटे आगे है फ्रेंड्स, तो 5.5 घंटा आगे है। तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट रहेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। भारतीय तटरेखा की लंबाई है लगभग, भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 4900 किलोमीटर,
4,900 किलोमीटर। सेकंड ऑप्शन कह रहा है 5,700 किलोमीटर। थर्ड ऑप्शन कह रहा है 7,500 किलोमीटर। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बताइए आपका कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है आप लोग फटाफट से अपना कमेंट करके बताया करिए। तो भारतीय तटरेखा की यहाँ पे लंबाई पूछी गई, तो देखिए भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी होती है। तो देखिए अगर हम बात करें कि भारत के मुख्य स्थल खंड के सहारे भारत की समुद्री सीमा की लंबाई की अगर हम बात करें तो वो कितनी है फ्रेंड्स, 6100 किलोमीटर पाई जाती है, ठीक है। कितनी पाई जाती है, 6100 किलोमीटर पाई जाती है। और जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तटरेखा से को समाहित करने पर 7,516 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है संभावित हो जाएगा 7,516 जो है वो आपका इसमें सी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन आपका जो है करेक्ट रहेगा। याद रखिएगा सभी लोग, आपका जो है सी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत के मुख्य स्थल खंड के सहारे भारत की समुद्री सीमा की जो लंबाई बताई गई है वो 6100 किलोमीटर बताई गई है। अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तटरेखा को समाहित करने पर 7516 किलोमीटर बताया गया है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को जो है 29 क्वेश्चन नंबर अच्छी समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई कमेंट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कहीं से कोई भी डाउट हो तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करेंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया आपका। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म खजुराहो मंदिर से जुड़ा है। तो कौन सा धर्म है जो फ्रेंड्स खजुराहो मंदिर से जुड़ा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जैन धर्म, सेकंड ऑप्शन कह रहा है हिंदू धर्म, थर्ड ऑप्शन कह रहा है तंत्रिका विद्या, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म जो है वो खजुराहो मंदिर से जुड़ा है। तो कौन सा खजुराहो मंदिर से जुड़ा है फ्रेंड्स, आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। फर्स्ट ऑप्शन जैन धर्म, सेकंड हिंदू धर्म, थर्ड ऑप्शन कह रहा है तंत्रिका विद्या और डी ई ऑप्शन जो है आपको सभी में सेम देखने को मिलता है। तो 30वां क्वेश्चन में आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता तो आप लोग अपना कमेंट कीजिए, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ इसको डिटेल में। खजुराहो का मंदिर से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे आपका जो मैं सॉल्व करा रही हूँ जीके जीएस क्वेश्चन आंसर, जरूरी नहीं है कि आपका जो है आप टीचर की अगर तैयारी कर रहे हो तो टीचर में ही पूछा जाए, जरूरी नहीं है। अगर आप रेलवे की भी तैयारी कर रहे हो या फिर आप एसएससी बैंक किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी में जो है खजुराहो से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें जो खजुराहो में कई मंदिर है, ठीक है, खजुराहो में कई मंदिर है जिनमें से अधिकांश मंदिर जो है वो हिंदू देवताओं को समर्पित है। और यहाँ पर जो है कुछ जैन मंदिरों के साथ साथ एक 64 योगिनी मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है फ्रेंड्स, 64 योगिनी मंदिर भी है वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें कि जो 64 योगिनी मंदिर भी है जो दिलचस्प है, ठीक है, 10वीं शताब्दी से पहले यह मोटे तौर पर तरासे गए ग्रेनाइट ब्लैक से बने छोटे चकोर मंदिर का एक मंदिर है, ठीक है, चकोर मंदिरों का एक मंदिर है। प्रत्येक 7वीं शताब्दी के बाद तंत्रिका पूजा के उदय से जुड़ी गुण देवों या देवियों को समर्पित है। ऐसे कई मंदिर जो है मध्य प्रदेश, उड़ीसा और यहाँ तक कि दक्षिण में तमिलनाडु के योगिनों के पंथ को समर्पित थे और इनका निर्माण जो है वो 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था। लेकिन इनमें से कुछ ही बचे हैं, ठीक है, इनमें से क्या है, कुछ ही बचे हैं। इसलिए आपका जो आंसर है डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। इसमें आपका जो है डी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। खजुराहो के जो मंदिर से जुड़ा है कौन कौन सा, जैन मंदिर भी यहाँ पे, हिंदू धर्म का मंदिर भी है, तंत्रिका विद्या, तीनों चीज़ का मंदिर वहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे बहुत से मंदिर हैं और खजुराहो में क्या है, कई मंदिर हैं जिनमें से अधिकांश जो मंदिर है आपका है वो किसके लिए समर्पित है, वो हिंदी देवी देवताओं के लिए समर्पित है, ओके। और वहाँ पे जो है जैन मंदिर के साथ साथ कुछ 64 योगिनी मंदिर भी हैं, ओके। कन्फर्म हो गया, सभी को याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की हम लोग बात करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 30 में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की हम यहाँ बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, कंफर्म क्वेश्चन नंबर 31 आ गया है। चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है। तो चुंबी घाटी फ्रेंड्स जो है किस राज्य में स्थित, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सिक्किम, सेकंड ऑप्शन कह रहा है हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन कह रहा है उत्तराखंड, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट रहेगा। चुंबी जो है चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है। तो चुंबी घाटी बताइए फ्रेंड्स किस राज्य में स्थित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं जो चुंबी घाटी है वो भारत के सिक्किम राज्य से लगी है तथा इसके अतिरिक्त इसकी जो सीमा है वो भूटान और तिब्बत से भी लगी है, ठीक है। कहाँ कहाँ से लगी, भूटान और तिब्बत से भी लगी हुई है, ओके, कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम सॉरी एक मिनट, आपको मैं इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर जो है फ्रेंड्स वो है आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट रहेगा, सिक्किम। ठीक है, मैंने इसका आंसर जो है आपको बताया है इसके पहले भी। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है चुम्बी घाटी। तो चुम्बी घाटी जो है फ्रेंड, चुम्बी घाटी जो है भारत के सिक्किम राज्य से लगी हुई है। ओके, और इसके अतिरिक्त इसकी जो सीमा है वो भूटान और तिब्बत से भी लगती है। कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। तो बताइए फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज है इसका संबंध किससे है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कोयला क्षेत्रों से है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है लौह अयस्क से है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है मैग्नीज से है। डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ये ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में जो रानीगंज का संबंध है वो किससे है? कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, जो पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज है कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में है। ठीक है, कहाँ पे है? रानीगंज जो है कोयला क्षेत्र में है, ऊपरी और दामोदर घाटी में है, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में देश का 35% भाग जो है वो कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, इस देश का जो सबसे 35% जो भाग कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? वो पश्चिम बंगाल के रानीगंज से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? आंसर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। रानीगंज का जो संबंध है कोयला क्षेत्र से है। ठीक है, कंफर्म हो गया सभी को ना? 32 का कौन सा आंसर करेक्ट है? पहला आंसर करेक्ट है। रानीगंज का जो कोयला क्षेत्र है, रानीगंज जो सॉरी फ्रेंड, जो पश्चिम बंगाल का रानीगंज क्षेत्र है वो किससे संबंधित है? तो कोयला क्षेत्र से संबंधित है। ओके, कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी के सामने है। निम्नलिखित का मिलान करना है। तो देखिए इसमें मिलान करना है। पहला ऑप्शन कह रहा है हजारीबाग, सेकंड कह रहा है नेवेली, थर्ड ऑप्शन कह रहा है झारिया और फोर्थ दिया गया राउरकेला। यहाँ पे आपको दिया गया कुछ इसका मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो हजारीबाग है वो किससे संबंधित है? हजारीबाग जो है फ्रेंड्स वो अब्रक से। ठीक है, अब्रक जो कि आपका दिख रहा है, अब्रक आपका यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका जो दिख रहा है नेवेली। नेवेली जो है फ्रेंड्स, नेवेली का जो संबंध है ये है आपका भूरा कोयला से, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स आ रहा है आपका क्या? झारिया। झारिया जो कि आपको थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। झारिया जो है, झारिया का संबंध जो है वो है आपका कोयला से। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स आपका बचता है राउरकेला। राउरकेला जो कि वो किससे संबंधित है? लोहा से। ठीक है, आपका जो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी नहीं करेक्ट नहीं लग रहा है। डी वाला ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब्रक, अब्रक यानी कि तीसरा, फिर उसके बाद 3, 4, 1, 2। ठीक है, इसमें आप लोग देख लीजिए ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है। इसमें आपको जो ऑप्शन करेक्ट है बी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को हिमालय कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ बात कौन कौन सी नदी की हो रही? तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच जो आने वाले हिमालय के भाग को असम हिमालय कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? असम हिमालय कहा जाता है। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है नेपाल, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कश्मीर, थर्ड ऑप्शन कह रहा है असम, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? ठीक है, तो देखिए तीस्ता और दिहांग जो है नदियों के बीच आने वाले जो हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स वो कहा जाता है असम हिमालय कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, असम जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सी में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, कंफर्म हो गया। और एक क्वेश्चन और भी फ्रेंड्स काफी ज़्यादा बन रहा है इस टाइम में एग्जाम में कि ऐसा कोई राज्य का नाम बताइए जिसमें कोई भी मात्रा नहीं लगती। तो वो भी फ्रेंड्स देखिए आपका कौन सा है? राज्य का नाम असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स बताइए सह्याद्री पर्वतमाला किसे कहा जाता है? इसमें कौन सा ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा? पहला ऑप्शन कह रहा है पूर्वी घाट, सेकंड ऑप्शन कह रहा है पश्चिमी घाट, थर्ड ऑप्शन कह रहा है शिवालिक पहाड़ियाँ, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट रहेगा? इनमें से कौन सा ऐसा है फ्रेंड्स किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो आप में से किसको पता है सह्याद्री पर्वतमाला किसे कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, दक्कन के पठार का पश्चिमी किनारा
भ्रंशस जिसको फैक्टिंग कहते हैं, इसके कारण सीधी और खड़ी ढाल वाला है, ठीक है, जो कि पश्चिमी घाट बनाता है। पश्चिम घाट के कई नाम हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे सह्याद्री पर्वत, नीलगिरी पर्वत और कार्डेमम कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है सह्याद्री पर्वतमाला, ठीक है। इसी प्रकार से इसको नीलगिरी के नाम से और कार्डेमम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों को अगर कहीं भी कोई डाउट हुआ हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स इसके आगे क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराती हूँ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।